तुम हो वो जो जिसके लिए मैं इन लोगों को कुछ बोल नहीं रहा हूँ, वरना तो। आओ मेरा सोना बाबू, ठीक है ना, मैं हूं ना अपने घर वालों को करारा जवाब देने के लिए। तुम बस हैप्पी रहा करो जान। बस तुम्हारे प्यार ने रोका है मुझे, नहीं तो मैं तुम्हारे मायके वालों को बता देता कि मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ जिसकी कोई वैल्यू नहीं करते। रोहित और प्रिया घर लौट चुके होते हैं। रोहित सोफे पर मुंह फुलाकर बैठा होता है। प्रिया पानी का गिलास लेकर आती है। ये लो पानी पी लो, गुस्सा थूक दो पानी के साथ। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है प्रिया, मुझे बस ये समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारे घर का दामाद हूँ या नौकर। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या हो गया फिर से? क्या क्या हो गया? पूरे टाइम सब छोटे वाले दामाद की तारीफ करता है। वो तो इतना पढ़ा लिखा है, वो तो इतना कमाता है, वो तो इतना सॉफ्ट स्पोकन है, और मैं वहां बैठा सुनता रहा जैसे मैं कोई शो पीस हूँ, डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ। अरे सुना, वो तो ऐसे ही बातचीत में बोल देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें कम समझते हैं। कम नहीं समझते तो फिर लिफाफे में 2100 क्यों दिए? मेरे दोस्त के घर शादी में उसको 5100 मिले थे प्रिया, 5001, और मुझे सिर्फ 2100। क्या यही वैल्यू है तुम्हारे घर में? अरे रुपयों से प्यार नहीं मापा जाता रोहित, तुम क्यों इतनी छोटी बात को इतना बड़ा बना रहे हो? छोटी बात तुम्हारे लिए छोटी होगी क्योंकि तुम्हारा घर है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और एक अब बात और बताओ, तुम्हारी बहन की शादी तय हो गई और मुझे बताया भी नहीं। मैं तुम्हारा पति हूँ या कोई अजनबी? अरे वो तो माँ ने मुझे आज ही बताया था, मैं तुम्हें बताने वाली थी। हाँ हाँ, ऐसा ही तो होता है हमेशा, घर के बड़े फैसले होते हैं और मुझे आखिर में पता चलता है, जैसे मेरी कोई औकात ही नहीं है ना इस घर में बोलने की। रोहित प्लीज, तुम जानते हो मैं अपने घर में तुम्हारी तरफ से कितना बोलती हूँ। आज भी माँ को कितना सुनाया मैंने जब उन्होंने तुम्हारे सामने जीजू की तारीफ शुरू की। और क्या फायदा हुआ उसका? आखिर में तो वही हुआ, मुझे नजरअंदाज कर दिया गया। और खाने में भी मुझे पनीर चाहिए था, गोभी बना दी। पता है मुझे गोभी से चीड़ है, फिर भी। अरे वो माँ को याद नहीं रहा होगा, इतना सामान बनाना था उनको। तुम भी ना बच्चे जैसी बात करते हो खाने को लेकर। बच्चों जैसी बात नहीं है प्रिया, ये इज्जत की बात है। तुम्हारे घर वाले अगर मेरी इतनी सी पसंद नापसंद का ध्यान नहीं रख सकते तो मेरी इज्जत कहाँ है इस घर में? अच्छा बाबा, अब क्या करूं मैं, माफी मांगू तुमसे? माफी मुझसे क्यों मांगोगी? तुमने क्या किया है? बस मुझे लगता है कि कोई तो हो जो मेरी तरफ खड़ा हो, हर बार मैं ही क्यों एडजस्ट करूं? अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ खड़ी, तुम बस ये यकीन रखो, मैं हर बार अपने घर वालों को जवाब देती हूँ ना तुम्हारी तरफ से। तुम सिर्फ खुश रहा करो ना जान, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तुम्हारे प्यार की वजह से मैं अभी तो कुछ नहीं बोला तुम्हारे घर वालों से, वरना बता देता कि मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ जिनकी कोई कदर ही नहीं करता। प्रिया उसके पास बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। रोहित का चेहरा थोड़ा नरम पड़ता है, पर मन में अभी भी गुस्सा बाकी रहता है। रोहित के घर में फोन की घंटी बजती है। प्रिया दौड़कर फोन उठाती है। हेलो माँ, हाँ बोलो। अरे बेटा कल आ जाओ सब लोग, बहुत दिन हो गए तुम लोगों को देखे। माँ एक बात है, आप ध्यान रखना, इस बार पनीर बनाना खाने में, और आते वक्त ना शिगुन में 5100 देना। रोहित को बुरा लगा था पिछली बार। अच्छा ठीक है फिर बेटा, ध्यान रखूंगी। माँ फोन रख देती है। चेहरे पर हल्की सी नाराजगी आ जाती है। वो रसोई की तरफ जाती है जहाँ प्रिया का बाप अखबार पढ़ रहा था और भाई चाय पी रहा था। सुनो जी, प्रिया का फोन आया था, कह रही है पनीर बनाना और शगुन में 5100 देना। ये क्या नया फरमान है? दामाद है या फरमान जारी करने वाला अफसर? बस सच बताओ, प्रिया दीदी कुछ नहीं कहती, ये सब जीजा जी की डिमांड है। दीदी तो बस मैसेंजर है। हाँ वही तो, मुझे तो लगता है दीदी का तो कोई कद ही नहीं है उस घर में, उसकी अपनी मर्जी से कुछ होता ही नहीं। अरे छोड़ो, हम क्यों परेशान हो, हमारी बेटी खुश है यही देखना चाहिए। अरे खुश है कि नहीं ये तो पता नहीं, पर इतना पता है कि दामाद जी को छोटी छोटी बातों पर भी एतराज हो जाता है। पिछली बार गोभी पर मुंह बना लिया, अब पनीर की डिमांड। माँ मेरे साले को देखो, कितना सीधा बंदा है, कभी कुछ नहीं बोलता, हमेशा खुश रहता है जो मिल जाए। हाँ भाई हाँ, हर घर में फर्क होता है बेटा, कुछ लोग एडजस्ट करते हैं, कुछ को सिर पर चढ़ाने की आदत होती है। माँ कुछ सोचती है, फिर दोबारा फोन उठाती है और प्रिया को कॉल करती है। बेटा सुनो, कल मत आना तुम लोग, हमें कहीं जाना है, तेरे मामा जी के यहाँ कोई फंक्शन है, फिर बता देंगे कब आना है। अरे माँ अभी तो कह रही थी आओ, अब क्या हुआ अचानक? अरे बेटा मैं भूल गई थी, अभी मामा जी का फोन आया ना, चलो रखती हूँ, बाय। माँ फोन काट देती है। प्रिया हाथ में फोन लेकर हैरान सी खड़ी रहती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि अचानक माँ का मन कैसे बदल गया। उधर रोहित के घर में उसकी बहन सपना और जीजा विकास आते हैं। डोरबेल बजती है, प्रिया दरवाजा खोलती है। अरे दीदी आओ। जीजा जी नमस्ते। नमस्ते भाभी, कैसी हो? भाई कहाँ है? रोहित कमरे से बाहर आता है। विकास को देखकर उसका चेहरा बन जाता है, मगर वो जबरन मुस्कुराने की कोशिश करता है।
अरे आओ आओ, बैठो बैठो। कैसे हो रोहित भाई? ठीक हूँ, बैठो। रोहित प्रिया को इशारे से अंदर बुलाता है और धीरे से कहता है, सुनो, बस चाय बना देना इनके लिए, नाश्ता वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, और आज जल्दी निपटा देना, मुझे शाम को बाहर जाना है। अरे ये क्या बात है रोहित, घर आए हैं लोग, कुछ तो खिलाना पड़ेगा ना। अरे तुम समझ नहीं रही हो, बस जैसा मैंने कहा वैसा करो। सपना को ये बात सुनाई देती है तो वो थोड़ी नाराज हो जाती है। भाई ये क्या तरीका है? विकास तेरा जीजा है, इतना भी मान सम्मान नहीं देगा क्या? कम से कम नाश्ता तो बनवा दे। सपना तू समझती नहीं है, मैं इन सब रिश्तों को नहीं मानता। जीजा, साला, ससुराल, दामाद, ये सब पुराने जमाने की बात है। मेरे लिए तो विकास मेरा दोस्त है, बस इतना ही रिश्ता है। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा रोहित ने, मुझे भी यही पसंद है, फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, हम तो दोस्त ही है। तुम भी हाँ में हाँ मिला रहे हो, अपनी इज्जत की बात है ये तो। अरे छोड़ो ना सपना, इतनी बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है, चाय मिल जाए बस काफी है। सपना मन में कुछ सोचती रह जाती है पर कुछ बोलती नहीं। प्रिया चाय बनाने चली जाती है, चेहरे पर साफ नाराजगी होती है। कुछ दिन बाद रोहित प्रिया के साथ उसके मायके जाता है। गर्मी का मौसम होता है। रोहित सोफे पर बैठते ही पसीना पोंछने लगता है। उफ, कितनी गर्मी है यार। अरे बेटा रुको, मैं कूलर ऑन कर देती हूँ। सास कूलर चला देती है, हवा आने लगती है, पर रोहित का चेहरा फिर भी सही नहीं होता। वो प्रिया के कान में धीरे से कहता है, ये क्या कूलर? तुम्हारे घर में एसी नहीं है क्या? दामाद आया है तो कम से कम एसी वाले कमरे में तो बिठाना चाहिए था। रोहित प्लीज, यहाँ एसी नहीं है, कूलर से ही काम चलाते हैं सब। अच्छा, कोई बात नहीं। खाने का वक्त होता है, सब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। प्रिया का भाई खाना सर्व करता है। जीजा जी लीजिए, आज माँ ने खास आपके लिए पनीर बनाया है। रोहित पनीर देखकर थोड़ा खुश होता है पर फिर भी कमी निकालता है। ठीक है, पर थोड़ा तेज मसाला है, हमारे घर में हल्का मसाला बनता है। सास बाहर से तो मुस्कुराती है पर अंदर से चिढ़ जाती है। अच्छा बेटा, अगली बार हल्का बनाऊंगी। और दाल में भी ना नमक बहुत कम है। अच्छा खाना खाओ बेटा, ठंडा हो जाएगा। खाना खत्म होता है, जाने का वक्त आता है। बाप एक लिफाफा निकालकर रोहित को देता है। ये लो बेटा, शगुन है तुम्हारे लिए। रोहित लिफाफा खोलकर देखता है, 5100 रुपए होते हैं। चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि आती है पर फिर भी वो कुछ और सोचकर कहता है, अंकल ये तो ठीक है, पर आज के जमाने में महंगाई कितनी बढ़ गई है, 5100 में अब कुछ खास नहीं आता। आप लोगों को शगुन की रकम थोड़ी बढ़ानी चाहिए। माँ और बाप दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। चेहरे पर हैरानी और थोड़ी नाराजगी होती है। बेटा हमने तो अपनी हैसियत के हिसाब से ही दिया है, शगुन प्यार से दिया जाता है, अमाउंट से नहीं नापा जाता। रोहित ये क्या कह रहे हो, चलो अब देर हो रही है। हाँ चलो। प्रिया और रोहित घर से निकल जाते हैं। पीछे माँ और बाप भाई एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। चेहरे पर मिली जुली नाराजगी और चिंता होती है। भाई ये आदमी तो हर बार कोई ना कोई कमी निकाल ही लेता है। चलो बेटा, बेटी की खुशी के लिए ये सब तो सहना ही पड़ेगा। करवा चौथ की सुबह घर की डोरबेल बजती है। प्रिया का भाई गिफ्ट्स लेकर आया होता है। प्रिया खुश होकर पैकेट खोलती है। उसमें साड़ी, कुछ कपड़े और मिठाई का डिब्बा होता है। अरे वाह, माँ ने इतना सुंदर सूट भेजा है रोहित के लिए। रोहित पैकेट हाथ में लेकर उलट पलट कर देखता है। चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि हल्की सी मायूसी आ जाती है। बस यही है? मुझे तो लगा था इस बार कुछ बड़ा गिफ्ट मिलेगा, आईफोन वगैरह। आईफोन? रोहित करवा चौथ पर तो ऐसे ही कपड़े मिठाई भेजते हैं, इतनी बड़ी डिमांड कैसे रख सकते हो तुम? अरे यार, आज के जमाने में कपड़े पहनकर क्या होगा, कुछ काम की चीज देनी चाहिए थी। प्रिया कुछ बोलने ही वाली थी कि रोहित की माँ कमरे में आती है। बेटा सपना का करवा चौथ है ना, प्रिया उसके लिए भी कुछ शगुन भेज देना। हाँ ठीक है माँ, 1100 भेज देते हैं। प्रिया चौंक जाती है। मन में सवाल उठता है, अपने लिए आईफोन की उम्मीद और बहन को सिर्फ 1100। पर वो कुछ कह नहीं पाती। मन में उलझन होती है। वो रोहित से बहुत प्यार करती है। उसे रोहित का यूं सोचना गलत तो लगता है पर वो खुद को समझाने लगती है, शायद मर्दों की सोच ऐसी ही होती है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। और चुपचाप शगुन का लिफाफा तैयार करने चली जाती है, मन में हल्की सी बेचैनी लिए। रोहित को हल्का बुखार होता है। वो बेड पर लेटा कराह कराह कर पूरे घर को सिर पर उठा लेता है। उफ, कोई पूछने भी नहीं आता, इतने दिन हो गए बीमार पड़े। तुम्हारे घर वालों को जरा भी फर्क नहीं पड़ता क्या? अरे अभी बताया ही है मैंने माँ को, आ जाएंगे वो लोग। प्रिया फौरन फोन लगाती है। माँ, रोहित को बुखार है, आप लोग आ जाओ ना देखने प्लीज। अच्छा बेटा आते हैं हम। शाम तक प्रिया के माँ बाप फल लेकर आते हैं। सेब और संतरे का एक छोटा पैकेट होता है। रोहित पैकेट देखकर मुंह बना लेता है। अंकल ये क्या इतने सस्ते फल, आप लोग थोड़े अच्छे वाले ले आते,
चेरी, ड्रैगन फ्रूट कुछ। बीमार आदमी के लिए थोड़ा अच्छा खाना पीना चाहिए ना। बाप का चेहरा उतर जाता है पर वो कुछ नहीं बोलते। माँ भी सक पका जाती है। दोनों थोड़ी देर बैठकर हालचाल पूछकर चले जाते हैं। जाते ही प्रिया का गुस्सा फूट पड़ता है, पर रोहित पर नहीं, अपने माँ बाप पर। माँ को इतना भी अंदाजा नहीं है क्या? बीमार आदमी के घर जा रहे हो तो ढंग के फल तो लेकर जाओ। इतना भी पता नहीं चलता आप लोगों को। अरे बेटा, हमें तो जो मिला बाजार में वही ले आए हम। अरे कुछ भी ले आए, अब रोहित को कैसा फील होगा सोचा है आपने? इज्जत का सवाल है माँ। माँ चुप हो जाती है, समझ ही नहीं पाती कि गलती कहाँ हुई। फोन रखकर वो उदास मन से बैठ जाती है और बाप सिर्फ इतना कहता है, चलो जो हुआ अच्छा तो नहीं हुआ। प्रिया के भाई की सगाई होती है। हॉल सजा होता है, मेहमानों की भीड़ होती है, स्टेज पर कुर्सियां सजी होती है। आगे की रूम में माँ बाप, करीबी रिश्तेदार बैठे होते हैं। रोहित तैयार होकर आगे की तरफ बढ़ता है, सोचता है उसे बड़े जीजा वाली कुर्सी मिलेगी। ये आगे वाली सीट खाली है क्या? जीजा जी, वो तो मामा जी के लिए रखी है, आप पीछे वाली रो में बैठ जाइए ना, वहां भी अच्छी जगह है। रोहित का चेहरा एक पल में उतर जाता है। वो जाकर पीछे बैठ जाता है, मुंह फुला हुआ, हाथ बांधे। अरे देखो देखो, बड़े जीजाजी नाराज हो गए, इनको आगे की सीट चाहिए थी लगता है। अरे इनके लिए पंखा चलवा दो भाई, गर्मी लग रही है। शायद चेहरा देखो कैसे लाल हो गया है। पूरा हॉल हल्के फुल्के ठहाकों से गूंज उठता है। रोहित को ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो प्रिया की तरफ देखकर कुछ कहना चाहता है पर चुप रहता है। ये क्या मजाक है? मैं सबके सामने हंसी का पात्र बन गया। रोहित प्लीज अभी इतना मत सोचो, ये तो बस यूं ही बोल दिया सबने। समारोह खत्म होने पर प्रिया अपनी माँ के पास जाती है। चेहरे पर गुस्सा साफ होता है। माँ, ये क्या था? रोहित का इस तरह मजाक बनाना जरूरी था कि सबके सामने? अरे बेटा, हमने तो सिटिंग प्लान पहले से तय कर रखा था, इसमें मजाक वाली क्या बात है? मजाक वाली बात नहीं है तो बुआ और मामा क्यों हंस रहे थे उसका मुंह देखकर? मेरे पति की ये इज्जत है, अब समझते क्यों नहीं हो? माँ चुप रह जाती है, समझ नहीं पाती कि बेटी अब हर छोटी बात पर इतना भड़क क्यों जाती है। फिर एक रोज प्रिया का भाई इंस्टाग्राम पर एक रील डालता है, ट्रेंडिंग ऑडियो पर, जिसमें कैप्शन होता है, जब घर में नया नया एक वीआईपी गेस्ट आ जाए, हैशटैग नखरे वाले दामाद। रील वायरल नहीं होती पर फैमिली ग्रुप में घूम जाती है। किसी रिश्तेदार ने स्क्रीनशॉट लेकर रोहित को भेज दिया। रोहित फोन देखते ही आग बबूला हो जाता है। ये क्या है प्रिया? तुम्हारे भाई ने मेरा मजाक बनाया है पब्लिकली, पूरी दुनिया देख रही है। ये क्या है, दिखाओ मुझे। रील देखकर प्रिया का भी चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो फौरन भाई को कॉल लगाती है। ये क्या बकवास डाली है तुमने? पूरा खानदान देख रहा है, शर्म नहीं आई तुम्हें? अरे दीदी, मजाक में डाला था यार, इतना सीरियस क्यों ले रही हो? मजाक? ये मेरे पति की इज्जत का मामला है, अभी के अभी डिलीट करो वो रील। अच्छा बाबा, डिलीट कर देता हूँ, पर सच कहूँ तो थोड़ी सच्चाई भी है उसमें। बस एक शब्द और बोला ना तो मैं फोन रख दूंगी। भाई हड़बड़ाकर रील डिलीट कर देता है, पर बात वहां खत्म नहीं होती। घर में हंगामा शुरू हो जाता है, जो मुश्किल से खत्म होता है। किसी फैमिली गेट टुगेदर में रोहित और विकास दोनों लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। रोहित अपने अंदाज में फिर शिकायतों की पोटली खोल देता है। यार विकास, तू बता, इस ससुराल वालों की लिस्ट में कोई इज्जत ही नहीं है अपनी। मैं तो थक गया हूँ डिमांड करते करते। डिमांड? भाई तू मांगता क्यों है? मैं तो कभी कुछ मांगता ही नहीं। अरे मांगना पड़ता है यार, वरना कोई पूछता भी नहीं। देख, तुझे भी कितनी बार छोटी छोटी चीजें मिलती है, फिर भी तू खुश रहता है। मुझे समझ में नहीं आता कैसे एडजस्ट कर लेता है तू। विकास हल्का सा मुस्कुराता है, चाय का कप नीचे रखता है और सीधा रोहित की आंखों में देखता है। भाई एक बात बताऊं, मैं भी दामाद हूँ इस घर का तेरी तरह, पर मैंने तो कभी हक नहीं जताया किसी चीज पर, न शगुन पर, न सीट पर, न खाने पर। तो फिर इज्जत कैसे मिलती है तुझे? इज्जत मांगने से नहीं मिलती रोहित, इज्जत कमाई जाती है प्यार से, अपनेपन से। तू सोचता है हक जताने से लोग तुझे बड़ा समझेंगे, पर सच यह है कि जितना तू हक जताता है, लोग उतना ही दूर होते जाते हैं तुझसे। रोहित थोड़ा चुप हो जाता है, पर अंदर से बेचैन हो उठता है। मतलब तू कहना चाहता है कि मैं गलत हूँ? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तू गलत है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि रिश्तों में हिसाब नहीं चलता भाई। ये बैंक अकाउंट नहीं है कि हर महीने स्टेटमेंट चेक करते रहो। मैं अपने ससुराल को अपना घर मानता हूँ, मेहमान नहीं। तू अभी तक मेहमान बना बैठा है, और मेहमान को तो हमेशा शिकायत ही रहती है ना। रोहित कुछ नहीं बोल पाता है। चाय का कप हाथ में लिए खाली नजरों से सामने देखता रहता है, जैसे विकास की बात कहीं भीतर जाकर अटक गई हो। प्रिया की माँ किसी काम से रोहित के घर आती है। ड्राइंग रूम में रोहित की माँ भी बैठी होती है। साथ में रोहित भी सोफे पर बैठा चाय पी रहा था। बातों बातों में रोहित फिर पुरानी बात उठा देता है। आंटी एक बात कहूँ, आप लोग शगुन वगैरह में थोड़ा ध्यान रखा करो। पिछली बार सिर्फ 5100 मिले, आज के जमाने में कुछ नहीं होता इतने में।
प्रिया की माँ का चेहरा एक पल में सख्त हो जाता है। वो शांत आवाज में पर तीखे अंदाज में कहती है, अच्छा बेटा, तो चलो हिसाब बराबर कर लेते हैं फिर। बहन जी जरा बताइए ना, होली पर प्रिया को क्या मिलता है आपकी तरफ से, और दिवाली पर कितना शगुन देते हैं आप बेटी को? रोहित की माँ सक पका जाती है, इधर उधर देखने लगती है। जवाब देते नहीं बनता। अरे वो त्योहारों पर तो हम सब घर वालों के लिए एक जैसा ही। एक जैसा? तो फिर बेटे को आईफोन की उम्मीद रखना सही है क्या? और बेटी को साड़ी सूट में खुश रखना सिखाया जाता है? ये कैसे बराबरी का हिसाब है बहन जी? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। रोहित कुछ बोलने की कोशिश करता है पर माँ उठकर चली जाती है। प्रिया को पहली बार एहसास होता है कि रोहित सच में गलत है। पहले जीजा जी फिर माँ। शायद रोहित को ऐसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए था माँ को। रोहित बहुत बुरा है। प्रिया कमरे में चली जाती है। वो रोहित से थोड़ी दूरी बना लेती है, बातचीत कम हो जाती है। खाना टाइम पर तो बनता है पर पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रहती। कुछ दिन बाद रोहित को तेज बुखार हो जाता है। इस बार वो तमाशा नहीं करता, बस चुपचाप बेड पर पड़ा रहता है। प्रिया दवाई देती पर वो पहले जैसा प्यार से पास बैठकर माथा नहीं सहलाती। रोहित को ये खालीपन अंदर तक महसूस होता है। प्रिया, तुम ठीक से बात भी नहीं कर रही हो आजकल मुझसे। सब ठीक है रोहित, दवाई खा लो। रोहित को एहसास होता है कि प्रिया का यूं दूर हो जाना, उसकी माँ का वो सवाल, विकास की वो बात, सब एक साथ उसके दिमाग में घूम रही थी। वो रात भर सोचता रहता है और सुबह उठकर एक फैसला करता है। रोहित खुद प्रिया के घर जाता है बिना बताए। माँ दरवाजा खोलती है, थोड़ी हैरान होती है। माँ, आज मैं आपसे मिलने आया हूँ, बस ऐसे ही। माँ अंदर बुलाती है। रोहित सोफे पर बैठता है, चाय आती है, साथ में गोभी की सब्जी भी रखी होती है। पहले जैसा मुंह बनाने की जगह वो खुद थाली उठाकर खाना शुरू कर देता है। माँ, गोभी तो बहुत बढ़िया बनी आज। माँ हैरान होकर देखती है, फिर मुस्कुरा देती है। रोहित जाते वक्त बिना किसी ड्रामे के हल्के से कहता है, माँ मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा हक मांगता रहा, कभी प्यार कमाने की कोशिश नहीं की। माँ उसके सिर पर हाथ रखती है, कुछ नहीं कहती, सिर्फ मुस्कुरा देती है।